हुकूमत ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। इकोनॉमिक प्लान नहीं है, बस इधर से एक चीज आती है, चलो ये फैसला कर लो, चलो वो फैसला कर लो। आधी रात को डे केयर करते हैं इमरान खान की, आधी रात को उसको छुपा के लेके आते हैं उधर किधर अस्पताल में, और आधी रात को वापस ले जाते हैं और कहते हैं जी डे केयर ये एडमिशन हुआ था। ईरान ने जो पहले कुछ शिप्स को जाने की इजाजत दी हुई है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, उसके बाद ईरान माइंस लगा देगा वहां पे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। अब हाई ऑक्टेन पेट्रोल 500 रुपए फी लीटर से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। जब ये ऐलान किया गया तो गुज़िश्ता रोज कौम को ये बयानिया दिया गया कि ये जो पेट्रोल है, ये सामने आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये ट्वीट की गई जिसमें बताया गया कि ये जो पेट्रोल है ये अमीर तरीन तबका इस्तेमाल करता है, लग्जरी गाड़ियों के अंदर ये पेट्रोल इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसके ऊपर हम 200 रुपए फी लीटर जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, लेवी लगा रहे हैं। वजीर आजम ने अमीर तरीन तबके के जेरे इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों पर मौजूदा लेवी जो कि 100 रुपए फी लीटर है, इसमें 200 रुपए मजीद फी लीटर इजाफा करने का फैसला कर दिया। अब यह बयानिया गुज़िश्ता रोज आपको बेचा गया। आज वजीर आजम का जो ऑफिस है वहां से एक और ट्वीट की गई है और उसमें यह कहा गया है कि हाई ऑक्टेन फ्यूल पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में वजीर आजम ने एक और अहम फैसला किया है। अब यह फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम ने कहा है कि सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी का इतलाक फौरन होगा जी। अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुजीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जाती जेब से इस्तेमाल कर सकता है। भाई कल तो आपने हमें बताया कि ये अमीर तरीन तबका लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल करता है, आज आप हमें बता रहे हैं कि सरकारी अफसरान के पास जो गाड़ियां हैं अगर उनमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलता है तो वो अपनी जेब से डलवा लें। तो भाई ये अमीर तरीन कौम के सरकारी अफसरान हैं या सरकारी महकमे हैं? कौन सी लग्जरी गाड़ियां हैं जो इनको आपने दी हुई है जिनमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाला जाता है? क्या ये क्वेश्चन बनता नहीं है? फिर साथ ये भी कहा गया गुज़िश्ता रोज के जी 9 अरब रुपए की इससे बचत होगी और 9 अरब की जो बचत होगी महाना, उससे हम अवाम के लिए काम करेंगे, अवाम की फलाह के लिए वो पैसा खर्च करेंगे। दूसरी तरफ जनाब आप 10-12 अरब रुपए का वैसे ही जहाज खरीद लेते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ आपको ये कहा जाता है कि जी अमीर तरीन तबका ये पेट्रोल इस्तेमाल करता है और अगले ही दिन बता रहे हैं कि जी सरकारी अफसरान के पास जो गाड़ियां जिनमें ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलता है वो अपनी जेब से डलवाएं, हम नहीं देंगे। तो भाई ये अमीर तरीन तबका अचानक फिर सरकारी गाड़ियां कहां से आ गई? क्यों ऐसी लग्जरी गाड़ियां इन अफसरान को दी हुई हैं? और आप समझते हैं कि अफसरान जो है वो अपनी जाती जेब से हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाएंगे? मतलब ये फिर आपकी बड़ी खुशफहमी है। कोई भी अगर शख्स ये समझता है वो तो डलवाएंगे फिर जो पेट्रोल उनको मिल रहा है, और उसके बाद फिर उन गाड़ियों के इंजन के साथ जो होगा उस इंजन को ठीक करवाने का खर्चा किसके ऊपर पड़ेगा? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी बात यह है कि हाई ऑक्टेन में दुनिया भर में फर्क होता है 5, 10, 15, 20 रुपए का। ये क्या कि अचानक आपने उसको 200 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया? आम बंदा भी ये डालता है कि भाई कुछ दिन में इसके ऊपर अपनी गाड़ी चला लूं, इंजन साफ हो जाएगा, इंजेक्टर साफ हो जाएंगे। ये लोग कहते हैं जी महीने में एक दफा हम हाई ऑक्टेन डलवा लेते हैं या मिक्स कर लेते हैं, लेकिन यहां पे अचानक ही उसकी कीमत में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया गया। ये शो करता है कि कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, बस इधर से एक चीज आती है, चलो ये फैसला कर लो, चलो वो फैसला कर लो। और इन सारे फैसलों के नतीजे में आज 3-4 साल के बाद मुल्क की इकोनॉमी कहां पे खड़ी है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक और जी इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। अब इसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया और वहां पे उनकी आंख में तीसरा जो टीका है वो लगाया गया। ये सामने आप देख सकते हैं, इमरान खान का पिम्स में तिब्बी मुआयना तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी बिनाई तसल्ली बख्श है, ना किसी जाती डॉक्टर को इसमें शामिल किया गया, ना उनकी फैमिली को इसमें शामिल किया गया। अगेन उनको पिम्स अस्पताल लाया गया और वहां पे उनको टीका लगा दिया गया। आपको पता है कि पहले भी ये चीज रिपोर्ट हो चुकी है कि ये टीकों की एक साइकिल होती है, यानी कम से कम 3 टीके आपकी आंख में लगते हैं। जो टीका इमरान खान साहब को पहले भी लगाया गया था और गालबन अब ये उसका तीसरा टीका, और सम टाइम ये साइकिल रिपीट भी होती है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 3 टीके लगे, इसके बाद मजीद टीके भी लग सकते हैं, मजीद इसका इलाज की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन अभी तक खान साहब के जो जाती डॉक्टर्स हैं उनको ना इसमें शामिल किया गया है, ना ही फैमिली को इसमें ऑन बोर्ड लिया गया है। अच्छा, इंतजामिया का कहना है कि जी बानी पीटीआई को अस्पताल लाने के बाद ऑपरेशन थिएटर में तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपनाए गए। उनका इलाज डे केयर एडमिशन के तौर पर किया गया। ये आधी रात को डे केयर करते हैं इमरान खान की, आधी रात को उसको छुपा के लेके आते हैं
उधर किधर अस्पताल में, और आधी रात को वापस ले जाते हैं और कहते हैं जी डे केयर ये एडमिशन हुआ था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया जाता, किसी जज के सामने, यानी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या कोई भी कहीं पे भी कोई मुकदमा चल रहा हो, वहां पे उस अदालत के सामने खान साहब को पेश नहीं किया जाता अनलेस के जज साहब भी खुद जेल गए हो, अदालत जेल में लगी हो। लेकिन उसी इमरान खान को ये निकाल के लेके आते हैं, पिम्स अस्पताल लेके आते हैं, उनका कोई इलाज करवा रहे हैं, तो यकीनन ये काफी संगीन सूरत हाल है खान साहब की सेहत के हवाले से। क्या इसके ऊपर फैमिली को एक्सेस नहीं देना चाहिए? क्या इसके ऊपर उनके जाती डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं देना चाहिए? कल ही मैंने आपको बताया था कि ईद वाले दिन जब मियां साहब जेल में थे तो कितने लोग उनको मिलने आए थे, कितने फैमिली मेंबर्स उनको मिलने आए थे। यहां पे ईद के मौके के ऊपर भी खान साहब का इलाज भी चल रहा है, लेकिन फैमिली को एक्सेस नहीं दिया जा रहा। अब कल अगेन अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। मैं देख रहा था कि आलिया हमजा मलिक साहिबा ने भी इस हवाले से ट्वीट की हुई है कि जितने इनके टिकट होल्डर्स हैं, जितने इनके एमपीए एमएनए हजरात हैं, वो अडयाला जेल पहुंचे। इसी तरीके से दीगर जगहों पे भी कहा जा रहा है कि जी कल इनके जितने भी अरकान असेंबली हैं वो सब पहुंचे। ईद के बाद ये पहली मुलाकात का दिन है। क्या कल खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी उनकी फैमिली से, उनके वकला से? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत की तरफ से तमाम एमएनए एमपीए सेनेटर हजरात को कहा जा रहा है कि आप लोग आए और आके अडयाला जेल के बाहर खड़े हों और ये मुतालबा करें कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, अब खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक भी चलानी है। सोहेल आफरीदी साहब बलोचिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि आमिर मुगल साहब जो फॉर्म 47 के ऊपर वो ये क्लेम करते हैं कि वो एमएनए हैं इस्लामाबाद से, वो मामला गया था जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल में, वो मामला तो अभी तक कोई पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। जस्टिस जहांगीरी साहब की फिर डिग्री जाली निकल आई और उनको जो है फारिग कर दिया गया, और कैसे वो सारी चीजें हुई वो सब कुछ मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है। पर एनीवे आमिर मुगल साहब बड़े मुतहरिक हैं और अक्सर इनको ट्वीट्स वगैरह में देखता रहता हूं, तो इन्होंने भी एक ट्वीट की हुई है और पूरा इन्होंने एक लाएमल दिया कि कैसे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मूवमेंट चलाई जा सकती है। और उसके ऊपर फिर उन्होंने एक फॉलो अप भी ट्वीट की हुई है कि उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ सहाफियों ने उस खबर को कवर भी किया, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा सा मिस किया गया है, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर यह बताया कि नीचे वार्ड लेवल से कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, कैसे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाए, कैसे लोगों को अडयाला जेल लाया जाए, किस तरह मुकामी सतह से लेके नेशनल लेवल तक एहतजाज किया जाए, इसमें एमएनए एमपीए सेनेटर हजरात का क्या किरदार हो सकता है। तो आमिर मुगल साहब ने एक बड़ा एक डिटेल डॉक्यूमेंट ट्विटर के ऊपर शेयर किया हुआ था, मैंने भी देखा। तो यकीनन उनकी जो पार्टी है उनके पास भी ये डॉक्यूमेंट पहुंच गया होगा। अब देखते हैं कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये जो तहरीक है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है, उसका कहा जा रहा था कि आगाज होगा ईद के बाद। मैं आपको ईद से पहले से मसलसल एक ही खबर दे रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि अप्रैल के महीने में जाके पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। आज सोहेल आफरीदी साहब बलूचिस्तान के दौरे पे गए हैं, वहां पे उनका बड़ा वेलकम किया गया। पहले वो कोयटा पहुंचे, एक उनका कारकुन जो जहां बाक हुआ किसी मुजाहरे किसी तहरीक के दौरान गालबन 26 नवंबर को, उसके घर भी वो गए। उसके बाद वो पशीन गए, पशीन में उन्होंने जलसे से खिताब किया। अब इस तरह की सियासी जमात क्या पाकिस्तान के अंदर कोई और है जो इस तरह जो जाती है जी? चाहे वो कश्मीर चली जाए, गिलगित बल्तिस्तान चली जाए, सिंध चली जाए, पंजाब चली जाए, खैबर पख्तूनख्वा चली जाए, हर जगह पे उसको ऐसा वेलकम मिले। ये वाहिद इस वक्त एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी सपोर्ट आपको पूरे मुल्क में नजर आती है। ये तो वफाक की वहदानियत की अलामत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन हुकूमत के कुछ दोस्त कहते हैं जनाब के ये जो है खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती के लिए कोई खतरा है। बल्कि पिछले दिनों एक मीटिंग हुई, आला सिक्योरिटी हुकाम के साथ एक मीटिंग हुई थी, वहां पे सहाफियों को भी बुलाया गया। वहां पे एक एंकर हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया, उन्होंने कहा जी मुल्की कोहेजन के लिए और मुल्की सलामती के खिलाफ काम करती है तहरीक इंसाफ, ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें बताएं कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते। उन्होंने उस एंकर ने कहा कि जी वो ऐसा कर रहे हैं, वो मुल्की जो सलामती है या मुल्की कोहेजन है या मुल्की हमांगी है उसके खिलाफ वो काम करते हैं। तो उसके बावजूद ये जो सारे आगे चीजें चल रही हैं, इस पे क्या उनसे बातचीत होगी? तो आगे से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि आगे से जवाब यही था कि सारी सियासी जमातें जो हैं हमारे लिए बराबर हैं, हम सबको एंगेज करते हैं और जिसका जो किरदार है वो रियासत के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। ये जो फैसले हैं ये हुकूमत ने करने हैं, सियासी फैसले सियासी जमातें करेंगी। लेकिन आप अंदाजा लगाएं
कि टीवी पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के प्रोग्राम करने वाले जाके इस किस्म के सवालात करते हैं। और फिर इससे पहले पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इंतहाई तहजीक आमेज सवाल किए गए इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन उसमें भी आगे से उनकी तसल्ली के मुताबिक, यानी जिन्होंने सवाल किया था उनकी तसल्ली के मुताबिक जवाब नहीं दिया गया और कहा गया कि जी ये सियासी मामलात हैं, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये सियासी लोग जाने और उनका काम जाने। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हुकूमत के साथ साथ कुछ जो सहाफी दोस्त हैं, दानिश्वर दोस्त हैं, वो भी जनाब तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ये जनाब इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कोई और ऐसी सियासी जमात है जो बलोचों को, पख्तूनों को, कश्मीरियों को, सिंधियों को, सराइकी लोगों को, पंजाबियों को, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ऐसे इकट्ठा कर सकती है? अब सराइकी लोग बीच में खुश भी हुए होंगे कि मैंने अलहदा सूबा सराइकी बना दिया। ये भी एक पुराना मुतालबा है हमारे सराइकी दोस्तों का कि जनाब साउथ पंजाब सूबा बने और जो सराइकी बोलने वाले लोग हैं, पर साउथ पंजाब सूबे के अंदर सिर्फ सराइकी नहीं है, दीगर लोग भी हैं। और उसके साथ साथ फिर जो आपको पता है भावलपुर वाले कहते हैं हमारा अलहदा सूबा बने, और नए सूबे बनने की जो है वो डिबेट फिर चल रही है। मेरी नजर में वैसे नए सूबे बनने की जरूरत है, इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं। ये नहीं है कि इतने इतने बड़े सूबे हैं कि जहां पे वज़ीर आला जो है वो 11-12 अरब रुपए का तो जहाज ही खरीद ले, उससे कोई पूछे ना। छोटे छोटे सूबे बनाए, अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च हो, मुकामी सतह तक खर्च हो। तो ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जरूरत है नए सूबे। अब वो कब बनते हैं मुझे नहीं पता, किस तरह बनते हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको एक कौमी कॉन्सेंसस की भी जरूरत होगी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। अब इन बड़े सूबे तो सियासी जमातों को बड़ा सूट करते हैं, इन हुक्मरानों को, क्योंकि सारा पैसा लाहौर में, कोयटा में, कराची में, पिशावर में चला जाता है और वहां पे फिर वज़ीर आला की मर्जी से पैसा आगे खर्च होता है। ये पैसा तो नीचे जिला तहसील की लेवल तक, वार्ड लेवल तक जाना चाहिए और हर जगह पे खर्च होना चाहिए। तो नए सूबे बनना, मुकामी हुकूमतें, मजबूत मुकामी हुकूमतें बनना तो पाकिस्तान की जरूरत है। पर एनीवे, जो मैं अर्ज कर रहा था कि सोहेल आफरीदी साहब कोयटा गए, वैसे कोयटा जब वो पहुंचे तो एयरपोर्ट के ऊपर उनको कोई डीआईजी लेवल का पुलिस अफसर ने उसका इस्तकबाल किया। तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि भाई मेरा तो आप इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे वर्कर्स को आप उठाते हैं, ये तो बात मुनासिब नहीं है। तो वो पुलिस वाले ने कहा नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब की ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि ये आम जहाज में बैठ के कोयटा जा रहे हैं। क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला तो आम जहाज में सफर कर सकता है, लेकिन पंजाब का जो वज़ीर आला है उसके लिए ये जरूरी है कि एक लग्जरी जहाज खरीदा जाए। क्या पंजाब के हुक्मरान जो है वो आम एयरलाइन में सफर नहीं कर सकते? वो कहीं और से आए हैं? क्या ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान के? वो आम जहाज में भी सफर कर सकते हैं, लेकिन पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनके लिए सफर के लिए जरूरी है कि एक जहाज खरीदा जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि जी ये कौन सा जहाज हमने घर लेके चले जाना, ये तो हर वज़ीर आला इस्तेमाल करेगा। तो क्या सारे ही यहाँ पे ऐसे शाही वज़ीर आला आएंगे जिनके लिए एक लग्जरी जहाज की जरूरत है और वो प्राइवेट जहाज लेके, एयरफोर्स का जहाज लेके जापान भी चले जाते हैं, वो जहाज लेके स्विट्जरलैंड भी चले जाते हैं, वो जहाज लेके इधर भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला है, जिसके पास पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मैंडेट है, सोहेल आफरीदी पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मैंडेट रखने वाला वज़ीर आला है, सबसे ज्यादा मैंडेट रखने वाला वज़ीर आला। वो आम मुसाफिर की तरह पीछे लाइन में लग के जहाज में बैठ के जा रहा है, ये वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा है। लेकिन जिनके मैंडेट के ऊपर इतने इतने बड़े सवालिया निशान आते हैं, वो जो है वो आम जहाज में सफर नहीं कर सकते, उनको लग्जरी इख्तियारों की जरूरत है। एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि पशीन में आज जलसा हुआ, वहां पे सोहेल आफरीदी साहब ने भी खिताब किया, दोबारा बड़ी सख्त बातें उन्होंने कही और कुछ चीजों की जानिब इशारा किया। और मैंने आपको जिस तरह बताया था कि मुझे ये लगता है कि मार्च के खत्म होने के बाद अप्रैल के अंदर आप देखेंगे कि ये तहरीक आगे बढ़ेगी। और जिस टोन में सोहेल आफरीदी साहब ने ये तहरीक शुरू की है, मुझे ये लगता है कि तहरीक जो है अप्रैल के अंदर जाके फिर आपको पता चलेगा कि मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं। अप्रैल के आखिर तक चीजें क्लियर होंगी और फिर जिस किस्म की इस वक्त आलमी सूरत हाल है, जो पेट्रोल की कीमतें, दीगर इकोनॉमीज जिस तरीके से मुतासिर हो रही हैं, यकीनन उससे वो एक ऐसा ग्राउंड मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसको, कि अवाम को वो अपनी तरफ माइल भी कर सकते हैं और एक भरपूर तहरीक भी चला सकते हैं। तो आने वाले अगले जो चंद हफ्ते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप आलमी मंजरनामे की बात करें तो ईरान के ऊपर इसराइल के, अमेरिका के हमले जारी हैं। अच्छा, मैं देख रहा था कि एक शख्सियत बैठी हुई थी, कोई आलमी तवानाई से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल इदारा है, उसकी शख्सियत वो बैठी हुई कहीं पे बात कर रही थी कि ईरान बड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके या उसको रिस्ट्रिक्ट करके दुनिया भर की मैशत को खतरे में डाल दिया। भाई सलाम है ऐसी दानिश्वरी को। क्या ईरान ने खतरे में डाला है या उन्होंने खतरे में डाला है जिन्होंने ईरान के ऊपर गैर कानूनी हमला किया?
या उन ममालिक ने खतरे में डाला है जिन्होंने अपने अड्डे दिए कि ये हमारे अड्डे हैं, यहाँ पे मिसाइल लगाओ, यहाँ पे जहाज खड़े करो, यहाँ पे रेडार लगाओ और करो ईरान के ऊपर हमले, उन्होंने खतरे में डाला है। अच्छा, ईरान जो है उसने कहा है कि जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से सिर्फ वो गुजरेगा जो चाइनीज यॉन में पेमेंट करेगा, या उसके साथ साथ हमें $2 मिलियन भी देगा। जी हाँ जी, उन्होंने $2 मिलियन लेके पर जहाज वहां से लोगों को गुजारना शुरू कर दिया कि $2 मिलियन दो और यहां से जाओ। और इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि इवन जो इंडियन वहां पे जहाज है, एक इंडियन तेल लेके जो जा रहा था, उसने भी चाइनीज करेंसी में पेमेंट की है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि अगर ये नॉर्म बन गया, अगर ये एक मामूल बन गया कि हर कोई चाइनीज करेंसी में पेमेंट करेगा और जाते हुए ईरान को डॉलर्स में भी पेमेंट करेगा, तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसी वजह से सदर ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया हुआ है उसको, ईरान को, कि भाई हम आपका ये भी तबाह कर देंगे, वो भी तबाह कर देंगे। और कुछ ऐसी इतलात हैं कि तेहरान के करीब किसी एरिया के अंदर जो उनका ग्रिड स्टेशन है उसको टारगेट किया गया है और इलाके की बिजली वगैरह भी मुतासिर हुई है। अगर ये डेवलपमेंट ऐसे आगे बढ़ी, अगर ये ऐसे हुआ, तो ईरान ने जो पहले कुछ शिप्स को जाने की इजाजत दी हुई है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि उसके बाद ईरान माइंस लगा देगा वहां पे। अभी तक ईरान ने माइंस नहीं लगाई, ईरान उस एरिया को कंट्रोल कर रहा है। वो ये कह रहा है हमने ब्लॉक नहीं किया, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम जिसको चाहते हैं उसको इजाजत देते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान के जो बिजली के प्लांट्स हैं उनको हिट किया तो ईरान वहां पे माइंस लगा देगा। माइंस वहां पे पहुंचा दी गई हैं और अगर एक दफा माइंस लग गई तो फिर आप भूल जाएं कि महीनों तक भी वो एरिया नहीं खुल सकता, वहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकेगा और फिर उसके नतीजे में जो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर जो तबाही आएगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त हालत यह है कि आज बरतानिया की एक इमरजेंसी मीटिंग होनी है, बरतानिया की कैबिनेट की, उसमें जो मौशी फॉल आउट है इस सारी जंग का, यानी जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो मुशावरत करेगी हुकूमत। इसी तरह दीगर जो ममालिक हैं वो इस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं, दीगर जो मार्केट्स हैं वो इससे मुतासिर हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर परमानेंट, यानी अगर 2-3 महीने के लिए तेल वहां से बंद हो गया। तो ईरान ने वाजे तौर पे ये कह दिया कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट्स को हिट किया तो हम ये अपनाए हुर्मुज को माइंस लगा के मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर देंगे। और मुझे ये लगता है कि फिर जो खित्ते के अंदर वाटर प्लांट्स हैं, इसलिए कि बहुत सारी जो खलीजी ममालिक है वहां पे आगे पीछे समंदर तो है लेकिन पीने का साफ पानी नहीं है, वाटर प्लांट्स हैं, फिर वो भी लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे। ईरान कहेगा भाई आप हमारे बिजली पानी को टारगेट कर रहे हैं तो हम भी आपके बिजली पानी को टारगेट करेंगे। ईरान की जानिब से अभी भी मिसाइल वगैरह फेंके जा रहे हैं, इसराइल के ऊपर भी गिर रहे हैं, दीगर जगहों पे भी मिसाइल फेंके जा रहे हैं। तो फिर ये जो दीगर खलीजी ममालिक हैं इनके जो प्लांट्स हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। और इसराइल की तरफ जो मिसाइल जा रहा होता है उसको तो बड़ी मेहनत से ये सारे मिलकर रोकते हैं, जब इनकी तरफ आएंगे तो उतनी मेहनत नहीं होती है, फिर ज्यादा मुसीबत वहां पे पड़ेगी। तो ये है जनाब इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग की। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।